अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी अकेडमी। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स का आपका 2025 बोर्ड परीक्षा यानी 6 मार्च का जो आपका यूपी बोर्ड का पेपर होगा, उसके लिए आपका बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे। और आपका वन शॉट वीडियो होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो आपके लगातार जो है बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए शुरू करते हैं आपका प्रश्नों को और देखते हैं, जिसमें पहला आपका प्रश्न है, स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का बीमित सूत्र लिखिए। यानी कि आपका जो स्वप्रेरण होता है इसका अर्थ आपको समझाना है और इसका जो है स्वप्रेरण गुणांक जो होता है इसका आपको क्या लिखना है, बीमित सूत्र लिखिए। और आप देख सकते हैं 2017 में पूछा है, 19 में पूछा है, 20 में पूछा है, 23 में और 24 में, यानी कि लगभग 6-7 साल आपका पूछा है। तो आइए देखते हैं आपका क्या होता है स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक का आपका बीमित सूत्र। तो आपका स्वप्रेरण सबसे पहले देखेंगे तो किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी किसी कुंडली से जो है संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की जो घटना होती है उसी को आपका क्या कहते हैं, तो स्वप्रेरण कहते हैं। उसके बाद देखेंगे इसका स्वप्रेरण का गुणांक का बेमित सूत्र क्या होता है। तो इसका आपका बेमित सूत्र हो जाएगा यम यल के पावर 2 टी के पावर -2 और ए के पावर -2। यानी स्वप्रेरण गुणांक का आपका बेमित सूत्र क्या हो जाएगा, तो यम यल के पावर 2 टी के पावर -2 और ए के पावर -2। अब दूसरा वाला प्रश्न है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। यानी फैराडे का जो आपका विद्युत चुंबकीय संबंधी नियम होता है प्रेरण संबंधी, आपके दो नियम होते हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं 2015, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 यानी लगातार आपका जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आपके क्या होते हैं फैराडे के वैद्युत चुंबकीय संबंधी प्रेरण नियम वाले जो प्रेरण संबंधी नियम है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। उसके बाद फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के निम्नलिखित दो नियम दिए हैं। जैसे पहला नियम जो है उसको प्रथम नियम ही बोलते हैं। और क्या होता है आपका प्रथम नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि आपका क्या होता है फैराडे का प्रथम नियम, तो जब किसी परिपथ से बद्ध आपका जो कोई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें आपका क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है और यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। अब देखते हैं आपका दूसरा नियम। तो द्वितीय नियम जो है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि द्वितीय नियम के अनुसार आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि यही आपके जो है फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम है। आप लोग जो है दोनों नियमों को एकदम बढ़िया से तैयार करना है, क्योंकि दोनों नियम आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछे गए हैं। अगला यानी तीसरा वाला प्रश्न है, कृषि प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। यानी किसी प्रकाशिक माध्यम का जो वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र है उसको लिखने के लिए आपको बोला है। तो इसका सूत्र होता है W बराबर यन भी माइनस यन आर बटे में यन आई माइनस का 1। जहाँ आपका यन भी होता है बैगनी रंग के प्रकाश का पूर्णांक, यन आर आपका होता है लाल रंग के प्रकाश का पूर्णांक और यन वाई जो आपका होता है पीले रंग के प्रकाश का पूर्णांक, और डब्ल्यू जो आपका आता है वर्ण विक्षेपण क्षमता होता है। ये सब आप सबको पता होना चाहिए। तो आपका सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू बराबर यन भी माइनस यन आर बराबर बटे में यन वाई माइनस का 1 होता है। यानी कि कृषि प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का आपका यही सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी आपका वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में आपसे क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए आपको बोला है। तो आइए देखते हैं कैसे आप जो है इसका निगमन करेंगे। और आपका डेरिवेशन वाला प्रश्न है, अच्छी स्थिति में हमने आपको पहले ही बता दिया है वैद्युत द्विध्रुव के लिए अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। और ये जो दोनों अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो हमने आपको अच्छी स्थिति में बता दिया, आज बताएंगे आपको निरक्षी स्थिति में। तो आइए देखते हैं आप इसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है ऐसा फिगर आपको बनाना है और लिखना है। माना ए बी एक द्विध्रुव है, आपका ए बी जो है ये एक द्विध्रुव है, देख सकते हैं ए और बी।
जिसके बीच की लंबाई 2l है, यानी कि इसके बीच की जो लंबाई है ए से बी तक की 2l है, तथा विपरीत आवेश तथा आपके विपरीत आवेश यह के वैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु O से, यानी इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर P स्थित है, यानी कि R दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ पर कोई आपका बिंदु P स्थित है। प्लस Q और माइनस Q आवेशों से बिंदु P की दूरी कड़ी में R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यानी यहाँ से देखेंगे प्लस Q आवेश से, तो ये आपका क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से जब आपका पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो प्लस Q और माइनस Q आवेश से जब दूरी होगी P की, तो P की जो प्लस Q आवेश से दूरी होगी R स्क्वायर प्लस कड़ी में आपका कड़ी में R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगा, तथा प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देखेंगे आपका, तो इसका प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 के गुणे Q बटे में कड़ी में R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो होता है दूरी का स्क्वायर होता है, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा माइनस Q आवेश के कारण जो है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E1 बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 के गुणे Q बटे में कड़ी में R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब आगे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो करेंगे E1 व E2 परिमाण में बराबर है परंतु दिशाओं में भी नहीं, यानी आपका E1 E2 जो है परिमाण में तो बराबर है, यानी दोनों का जो मान आया है एक ही आया है, लेकिन दिशाओं में क्या है आपके भिन्न भिन्न है, इसलिए इन्हें समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करें। इसलिए इन्हें क्या करेंगे, यह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समांतर घटकों के कारण प्राप्त होता है। अतः बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा हो जाएगा प्लस E2 cos थीटा, और इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 का मान जो है समीकरण 3 में रखने पर, तो जब मान रखेंगे आप तो देखेंगे E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के गुणे Q बटे में R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, प्लस आपका ये भी मान वही होगा 1/4πε0 के गुणे Q बटे में कड़ी में R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। अब E बराबर आपका क्या हो जाएगा 2Q, क्योंकि आपका Q जो है आपके दोनों जुड़ जाएंगे, 2Q 4πε0 के कड़ी में R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर गुणे आपका cos थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, E बराबर 2Q बटे में 4πε0 के आपका कड़ी में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा यल बटे में कड़ी में R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यानी कि लंब और कड़ वाला जो आप फॉर्मूला लगाएंगे उस त्रिभुज पर आपका cos थीटा बराबर यही आएगा। अब यहाँ से जब आपका मान रखेंगे तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के गुणे 2Q यल हो जाएगा, यानी कि 2Q और ये यल, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और होल के पावर क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के गुणे 2Q यल हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका पावर, इसके पावर 1 है और इसके पावर 1/2 है, तो दोनों जुड़ करके 3/2 हो जाएंगे, R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएंगे। अब देखेंगे यल जो है उसको नगण्य मान लेंगे, यानी यल जो है R के मुकाबले बहुत ही छोटी दूरी है, यानी यल जो है R के मुकाबले आपका क्या है, बहुत ही अल्पतम दूरी है, इसलिए यल को क्या मान लेंगे, आपका नगण्य मान लेते हैं। तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के गुणे 2Q यल बटे में R का स्क्वायर, और इसके पावर 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R के पावर 3 हो जाएगा, और आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के गुणे 2Q यल और R के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। तो P बराबर आप क्या देखते हैं, फॉर्मूला आपने देखा होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आपका फॉर्मूला आता है 2Q यल, तो यहाँ आपका क्या है 2Q यल, तो इसकी जगह पर हम P भी लिख सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा अंत में, E बराबर 1/4πε0 के गुणे P बटे में RQ, ये जो है आपका मेन फार्मूला तैयार होगा। अगर हम जो है इसे निर्वात में मानेंगे, यानी निर्वात में तो आपका K बराबर 1 हो जाता है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा, K बराबर 1 पर E बराबर 1/4πε0 गुणे P के पावर RQ।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये निगमन बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। ये जो निगमन है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जितने भी प्रश्न आपको इस क्लास में बताए जाएंगे सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत ही बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि जितनी भी क्लास आपको सभी सब्जेक्ट की कराई जा रही है सभी आंसर के साथ कराई जा रही हैं और आपका जो है यहाँ से जो है प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज आपकी चलाई जा रही है ये आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर में लगातार जो पूछे गए क्वेश्चन है इन्हीं की सीरीज चलाई जा रही है। तो आप लोग एकदम क्लास को ध्यान से देखिएगा। अब देखेंगे अपना अगला यानी पांचवा वाला प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न है लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, यानी जो आपकी लेंस की क्षमता होती है उससे क्या तात्पर्य है, या फिर लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। किसी भी प्रकार से आपको ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या होती है आपकी लेंस की क्षमता, आइए देखते हैं। तो लेंस की क्षमता हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी की व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी जो आपकी लेंस की क्षमता होती है प्यारे बच्चों, आपकी मीटर में मापी गई लेंस की क्षमता उसकी लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम के बराबर होती है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f, और f किस में रहता है आपका मीटर में, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो डायप्टर हो जाएगा। यानी कि लेंस की क्षमता आपसे पूछेगा तो बता देंगे लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी की व्युत्क्रम के बराबर होती है और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर आपका 1/f मीटर में फॉर्मूला होता है और मात्रक किसका हो जाएगा आपका डायप्टर। अगला यानी छठा वाला प्रश्न है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। और आप देख सकते हैं कि देहली आवृत्ति वाला क्वेश्चन आपका कितने साल पूछा गया है, 2014 में पूछा है, 17 में पूछा है, 18 में पूछा है, 19 में पूछा है और 24 में पूछा है। यानी जो भी क्वेश्चन आपके 5 से 6 साल लगातार पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हमने इस क्लास में ऐड किया है। तो देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं और किस प्रकार से इसको आप परिभाषित करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप देहली आवृत्ति और लिखेंगे आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यह इसकी महत्व है। यानी आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है देहली आवृत्ति आपकी जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, और इसे आपका किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपका देहली आवृत्ति को V0 से प्रदर्शित करते हैं। और इससे जो है कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से जो है कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यही जो है इसकी महत्वता है। और इसका जो सूत्र होता है आपका V0 बराबर होता है C/में लैम्डा नॉट, जहाँ आपका C0 होता है प्रकाश की चाल जिसका आपका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और लैम्डा नॉट क्या होता है देहली तरंग दैर्ध्य होती है। यानी कि आपका यहाँ इसका सूत्र है V0 बराबर C/में लैम्डा नॉट, और इसका आप देख सकते हैं प्रकाश की चाल का हमने आपको मान बता ही दिया, और लैम्डा नॉट आपका देहली आवृत्ति है। अब देखेंगे अगला यानी सातवां वाला प्रश्न। तो दिया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं, यानी ऊपर आपने देहली आवृत्ति देखा, अब देखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। और ये भी जो क्वेश्चन है 2017, 18, 20, 22 और 23, 24 यानी कि लगातार ये भी जो है 6 से 7 साल जो है पूछा गया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2 नंबर में जो है आपका पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। तो हेडिंग डालेंगे देहली तरंग दैर्ध्य, लिखेंगे किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है और इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आपका क्या होता है किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान होता है जिससे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, और इसी को आपका क्या कहते हैं देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और देहली तरंग दैर्ध्य को जो है लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा नॉट आपका बराबर सूत्र क्या होता है C/में V0 होता है, जहां आपका V0 क्या है देहली, आपका जो लैम्डा नॉट है क्या है देहली तरंग दैर्ध्य है, और C क्या है आपका प्रकाश की चाल है, और V0 आपका क्या है तो देहली आवृत्ति है। तो ये जो है आपका सूत्र होता है देहली तरंग दैर्ध्य का। उम्मीद करते हैं आपको ये भी जो है क्वेश्चन एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण है, हम आपको बार बार बताते चल रहे हैं, और सभी प्रश्नों को आपको एकदम बढ़िया से तैयार करना है। तो आप लोग जो है क्लास को एकदम पूरा वॉच करिएगा और वीडियो को एकदम मिस मत करिएगा, पूरा एकदम बढ़िया से वॉच करिएगा। आठवां और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आपका बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है गॉस की प्रमेय क्या है, या फिर ऐसे पूछता है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। यानी गॉस की प्रमेय क्या है ऐसे भी करके पूछ सकता है, और या फिर ऐसे देगा स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। तो आइए देखते हैं आपका क्या होता है गॉस की प्रमेय।
तो लिखेंगे गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि गॉस के नियम अनुसार जो होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला आपका जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई वो क्या होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का जो होता है 1/ε0 गुना होता है। तो सूत्र क्या होता है फाई बराबर Q/ε0 होता है आपका, जहाँ ε0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होती है। और ये भी जो है गॉस का प्रमेय का ऐसे अगर देगा तो आपका जो है 2 नंबर में इसको पूछता है। अब अगला देखेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो वैद्युत विभव की परिभाषा और इसकी बीमा आइए देखते हैं क्या होता है और इसका सूत्र भी देखेंगे, इसके साथ साथ इसका मात्रक भी देखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परिक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि क्या होता है आपका वैद्युत विभव, तो वैद्युत क्षेत्र में जो होता है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से जो है उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि V बराबर आपका क्या हो जाएगा W/Q0, ये आपका जो है सूत्र हो जाएगा। यानी V बराबर W/Q0। इसका मात्रक आपका हो जाएगा वोल्ट और बीमा इसकी हो जाएगी यम यल पर 2 घात और टी पर -3 घात और ये पर -1 घात। तो ये जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई, इसका सूत्र हो गया, मात्रक हो गया और इसकी बीमा हो गई। अब अगला यानी 10वां वाला प्रश्न है किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ बढ़ने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी किसी संधारित्र की जो प्लेटों के बीच जो है परावैद्युत पदार्थ बढ़ने पर इसकी संधारिता पर क्या प्रभाव। तो आपका किसी संधारित्र की प्लेटों पर के बीच परावैद्युत पदार्थ बढ़ने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने के इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। यानी कि आपका क्या होता है संधारित्र की जो है प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से जो है इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण जो है प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा। तो क्या होगा आपको किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ बढ़ने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप इसी प्रकार से जो है इसका आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, और ये जो है आपका 18, 19, 20 और 24 में जो है पूछा गया है। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं या फिर इसकी आपको परिभाषा देना रहेगा। तो हेडिंग डालेंगे आप प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, उसके बाद लिखेंगे वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। सामान्यतः इसको W से व्यक्त करते हैं। यानी कि आपका प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है, तो वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा होता है जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। सामान्यतः इसको किससे व्यक्त करते हैं, तो आपका W से व्यक्त करते हैं। और W बराबर आपका क्या सूत्र होता है, H बराबर W बराबर HV0 होता है, जहाँ पर आपका H क्या होता है प्लांक नियतांक होता है। यानी कि आपका H प्लांक नियतांक होता है और V0 आपका देयली आवृत्ति होती है और W आपका क्या होता है, तो W प्रकाश वैद्युत कार्य फलन होता है। अगला यानी 12वां प्रश्न है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, और ये भी आपका 2015, 16, 18 और 22 में जो है पूछा गया है। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, आइए देखते हैं इसका क्या होगा आपका आंसर। तो जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि क्या होता है आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो जब किसी सेल की प्लेटों को जो है तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में जो है वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट की ओर बहती हैं।
तो आपका क्या होता है, इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच जो होता है, सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न जो आपका अवरोध होता है, जो अवरोध होता है उसी अवरोध को क्या कहते हैं, आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सेल के आंतरिक प्रतिरोध का जो हमने आपको बताया ये इसके बारे में ये भी आपको समझ में आएगा। तो बाकी 12 प्रश्न ये आज की क्लास में आपको बताने वाले थे हम। तो 12 प्रश्न एकदम खत्म हो चुके हैं। तो इन 12 प्रश्न को आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा और आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही क्लासेस आपको रोज इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जितने भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे सभी आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से आप लोग जो है तैयार करिएगा एकदम ज़बरदस्त तरीके से, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर पा सकें। तो आप लोग एकदम लापरवाही मत करिए और जितने भी प्रश्न आपको सभी सब्जेक्ट के, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सभी सब्जेक्टों के सभी प्रश्नों को तैयार करिए। और ऐसी क्लासेस आपको रोज़ जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप लोग जो है एकदम अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए और जितनी भी क्लासेस कराई जा रही हैं आपको विथ नोट्स कराई जा रही हैं। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको जो है पीडीएफ इसका बना करके, इसी जो हमने लिखा है इसका पीडीएफ भी बना करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ बना करके इसको भी जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।